अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आय बाबर। और आज हम इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक एग्रीकल्चर, जिसमें हम एग्रीकल्चर और से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ हो रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी, ठीक है। और कुछ सस्टेनेबल फार्मिंग और उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहले ग्लोबल एग्रीकल्चर मतलब ग्लोबल एग्रीकल्चर refers to the large scale cultivation of crops and livestock across different regions of the world, and it is characterized by several key aspects. अच्छा जी, तो अब हम जो डिफरेंट रीजन हैं पूरी दुनिया के, उसको उसमें किस तरह से कल्टीवेशन हो सकती है क्रॉप्स की, और लाइव स्टॉक को किस तरह से ग्रो किया जाता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अब उन्हीं में से एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मार्केट डायनामिक्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, द ग्लोबल एग्रीकल्चर encompasses a wide variety of crops including grains, fruits, vegetable and cash crops. This diversity allows for a varied diet and economic opportunities. Basically, this includes a wide range of crops. This variety supports different diets and provides economic opportunities for farmers. Basically, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्रॉप हमारे पास प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड डिशेस बनेंगी, खाने खाए जाएंगे। तो ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए। अच्छा जी, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, innovations such as genetically modified organisms यानी GMOs, precision agriculture and sustainable practices have significantly improved crop yield and resource efficiency। ठीक है, इसने जो है ना फार्मिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना दिया है। मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जिनको हम जेनेटिकली जिनमें चेंजेस करते हैं ताकि हमारी बेहतरी के लिए वो हमारे हमारे लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। इसी तरह प्रेसिजन एग्रीकल्चर की बात आई थी पिछले लेक्चर्स में, उसको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उस पर भी थोड़ी सी जो है डिस्कशन की थी अपने लेक्चर नंबर 3 में। तो ये बातें हो गई, और इससे क्या हुआ है, फायदा क्या हुआ है? क्रॉप यील्ड जो है वो इम्प्रूव हुई है, मतलब प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी भी बेहतर हुई है इसके साथ साथ, और रिसोर्स एफिशिएंटली यूज भी हुई है। फार्मिंग जो है वो हमारी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। अच्छा जी, इसके बाद क्लाइमेट इन्फ्लुएंस। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सीजनल वेरिएशन। Changes in climatic patterns can lead to crop failures or increased pest outbreak। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये तो बिल्कुल सादा सा पॉइंट है कि भाई जिस तरह क्लाइमेट और वेदर होगा उस वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी फसलों पे, हमारे फार्म्स पे। तो इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली वो हमारी फूड चेन पे भी इफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली क्या, बल्कि डायरेक्टली, क्योंकि वो रॉ मटेरियल के तौर से सर्व करता है जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ मार्केट डायनामिक्स, ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड अफेक्टिंग प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज, tariffs and international agreements play a crucial role in shaping agricultural economies। बेसिकली इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी किसी ने अगर बैन कर दिए कोई कंट्री, मतलब लोगों ने मिलके, तो फिर वो उसकी ट्रेड वगैरह पे इफेक्ट होगा, तो उसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उन पे भी अगर कोई मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री है, अगर वही उसी चीज़ को वो एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर उस पे जो है वो कदकाने लगेंगी, वो उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी। तो ये सिलसिला है। अब मतलब अगर हम आगे बढ़े, बल्कि आगे बढ़ने से पहले, इम्पैक्ट से पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चर की मतलब जनरल एग्जांपल क्या है। मतलब अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। व्हीट इज ग्रोन इज व्हीट इज ग्रोन इन वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूएस वगैरह वगैरह। ठीक है, ईच रीजन यूजेस डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन लोकल क्लाइमेट कंडीशंस
एंड मार्केट डिमांड्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो इन द यूएस एडवांस मशीनरी एंड जीएमओज, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है उनको, यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम इंडिया में आ जाएं अपने बराबर में, while in India traditional methods may still prevail in rural areas। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट देख लेते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इन टुडेज इंडस्ट्री ग्लोबल एग्रीकल्चर plays a crucial role इन फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली मतलब उससे होते क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्ज देना है। सबसे पहला इंक्रीज यील्ड, रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यील्ड इंक्रीज किस तरह होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव लेड टू हायर क्रॉप यील्ड्स थ्रू इम्प्रूव सीड वैरायटीज एंड फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स have led us to higher crop yields through better seed varieties and improving farming techniques. For example, precision agriculture uses data analytics to optimize planting schedules and resource use. ठीक है, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एनहांस soil health and water conservation, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ये तो अल्लाह पता है कि भाई सॉइल हेल्थ को जो है वो जो मतलब जैसे प्रैक्टिसेस कौन कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ये क्या करती हैं, सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखती हैं, वाटर को कंजर्व रखती हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पे इनका जो है ना वो डिपेंडेंट होती हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर इज a significant contributor to GDP in many countries, providing employment and supporting rural economies. अब मतलब एग्रीकल्चर इट्स it plays a vital role for many economies. It provides job for millions of people worldwide, and it is a significant contributor to the GDP in countries like India, Pakistan, Brazil. ठीक है जी। इसके अलावा अब आगे बढ़ने से पहले अगर हम देख लें कि क्लाइमेट अडेप्टेशन, तो क्लाइमेट अडेप्टेशन मतलब ये ग्लोबल, इसका फायदा ये हो रहा है कि मतलब हम क्लाइमेट को भी अडेप्ट करते जा रहे हैं। मतलब इस तरह के दी इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय डेवलपिंग resilient crop varieties and implementing water saving irrigation systems। यानी वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, और जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज हैं हम उसको डेवलप कर रहे हैं। दिस अडेप्टेबिलिटी इज एसेंशियल एज चेंजिंग वेदर पैटर्न्स थ्रेटन द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं पाकिस्तान में, वो कौन कौन से हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पाकिस्तान एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर कैटेगराइज्ड based on climate, topography, and soil types. These zones significantly influence agricultural practices and crop selection। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जिस तरह की कैटेगरी होगी, सॉइल होगा, क्लाइमेट होगा, उसी तरह का जो है वो क्रॉप हम लगाएंगे, उसी तरह की सिलेक्शन होगी, उसी तरह का हम उसको क्रॉप को वहाँ पे सीड्स को डालेंगे और उस तरह उसको परवान चढ़ाएंगे। अच्छा जी। तो जो मेजर हमारे इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो कौन कौन से, सबसे पहला ये है कि जी इंडस प्लेन, फर्टाइल alluvial soil, major crops include wheat, rice, cotton. This zone benefits from extensive irrigation systems। अच्छा जी। दूसरा जोन क्या है, बारानी यानी रेन फेड, यानी बारिश के थ्रू वो उसको पानी मिलता है। इंडस प्लेन को किससे मिलता है, इरिगेशन सिस्टम से। और बारानी लैंड्स वो होते हैं इनको रेन के थ्रू पानी मिलता है, तो वो रेन फेड एरियाज होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड रेनफॉल, क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड sorghum आर कॉमन। फार्मर्स रिलाई ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। इसके अलावा डेजर्ट रीजन्स, harsh climate with low rainfall, suitable for drought resistant crops like barley and certain pulses। यानी आप देख रहे हैं हर किसी क्लाइमेट के लिहाज से हम वहाँ पे क्रॉप्स को लगा रहे हैं। इसके बाद माउंटेनियस रीजन, डाइवर्स माइक्रो क्लाइमेट्स, मतलब नीचे कुछ वेदर है थोड़ा सा, और ऊपर माउंटेन पे गए तो थोड़ा सा और डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्स माइक्रो क्लाइमेट्स। कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, एग्जाम्पल एप्पल्स, एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर प्रिवेलेंट। अच्छा जी। सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं आप। सोलर एनर्जी सस्टेनेबल कल्चर की बात हम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी में सोलर एनर्जी का बहुत अहम किरदार है।
द रोल ऑफ सोलर एनर्जी, अब उसकी तीन हमने मतलब तीन मदें, तीन जगहों पे जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। एक तो इरिगेशन सॉल्यूशंस, दूसरा क्रॉप ग्रोथ एनहांसमेंट में काम आता है ये, उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, इरिगेशन सॉल्यूशंस, सोलर पावर्ड irrigation systems utilize photovoltaic panels to pump water efficiently from underground resources. This technology reduces the dependency on fossil fuels and enhances water management in agriculture. तो अभी देख रहे हैं कि इरिगेशन हम कब करते हैं, जब जब कहीं इलाके में पानी की कमी हो, बारिश की वजह से, मतलब जो बारिश जो पानी देती है अगर वो कम है, हमारी नीड्स उससे ज्यादा है, तो हम वहाँ पे इरिगेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब उस इरिगेशन को भी अप्लाई करते हुए हमने उसमें जो है वो सोलर एनर्जी यूज की है। जब सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो उसमें फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो क्या हो रहा है, इससे हमें एक वाटर मैनेजमेंट का फायदा भी मिल रहा है, और दूसरा फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। इसके अलावा क्रॉप ग्रोथ एनहांसमेंट, सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड शेड दैट रिड्यूसेस evaporation rates and protects crops from extreme weather conditions, पोटेंशियली इंप्रूविंग प्लांट ग्रोथ। यानी क्या बात हो रही है यहाँ पे, सोलर पैनल क्या करते हैं, शेड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे एवेपोरेशन रेट, यानी जितना वो प्लांट पानी एवेपोरेट हो जाएगा जो सन की वजह से, उसको उस रेट को कम करता है और प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम कंडीशन से। ठीक है जी, तो यानी शेड का भी काम कर रहा है, शेड भी हो गया। इसके अलावा प्लांट हेल्थ जो है वो ग्रोथ भी हो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी प्रोमोट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहले सोलर पावर्ड ग्रीन हाउसेज, these structures can maintain optimal growing condition year round by using solar energy for temperature control। सही है जी। इसके अलावा एग्रीवोल्टिक्स, एग्रीवोल्टेक्स वो क्या है, द कोलोकेशन ऑफ सोलर पैनल्स विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अलाउज फॉर डुअल लैंड यूज, प्रोड्यूसिंग एनर्जी वाइल कल्टिवेटिंग क्रॉप साइमल्टेनियसली। तो ये भी एक फायदा है इसका। अच्छा जी, इसके बाद अब हम फार्मिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम वो कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सोलर पावर्ड ग्रीन हाउसेज है, मतलब ये तो हमने देख लिया कि वो ईयर राउंड जो है वो हमारे हमारे लिए ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस पैदा कर रहे हैं। मतलब वो किस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वो इस तरह से हो रहा है कि द सोलर पावर्ड ग्रीन हाउसेज यूटिलाइज सोलर पैनल्स to capture sunlight and convert it into energy for various greenhouse functions such as heating, cooling, and lighting. This technology allows for optimal growth conditions throughout the year। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हम सारे फंक्शंस कर रहे थे, हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग, वो हम सब आप सोलर पैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हमें फायदा मिल रहा है। उसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल, यानी solar energy helps maintain the right temperature inside the greenhouses, which is crucial for plant growth. By using solar panels, these greenhouses can reduce the reliance on traditional energy sources, leading to lower operational cost and a smaller carbon footprint। इसके अलावा एक तो ये फायदा है, मतलब इसके जेल में ही दो तीन फायदे और मजीद आ गए हमें। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, these greenhouses are designed to maximize energy efficiency. They often include features like thermal mass, yani materials that store heat to retain warmth during cooler nights, making them a more sustainable solution than the conventional greenhouses that rely on fossil fuels। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद एग्रीवोल्टेक्स, एग्रीवोल्टेक्स की मजीद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें कि भाई इसका इसका यूज वगैरह क्या है, और बेसिकली इसको अगर हम इलेबरेट करें, तो अगर हम उसको इलेबरेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, मतलब इट रेफर्स टू दी साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर बोथ सोलर एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस अप्रोच अलाउज द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स वाइल जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स। यानी डुअल यूज कर रहे हैं हम लैंड का। किस तरह, बाय कंबाइनिंग द एग्रीकल्चर विद सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, agrovoltaics optimizes the land use। Farmers can cultivate crops beneath the solar panels, which can
provide shade and reduce evaporation rates, ये हमने पहले भी देखा है, benefiting both the plant and the energy generation process. उसके बाद इसके सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स क्या है भाई, अगर हम इसको अप्लाई करें तो एक तो हमने पहले देख लिया। उसके बाद मजीद क्या है, दिस मेथड नॉट ओनली increases land productivity but also supports sustainable farming practices by reducing the need for additional land for solar farms, यानी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ रही हम, तो जगह भी बच रही है और पैसे भी बच रहे हैं। इट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय लोअरिंग कार्बन एमिशंस, ये एक और फायदा है। जैसे हमें पता है कि भाई ट्रेडिशनल एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज से कार्बन एमिशंस ज्यादा होते थे, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल स्कोप और करंट यूज क्या है, मतलब ये कमर्शियल, बहुत ज्यादा कमर्शियल जो फार्म्स हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं सोलर सोलर टेक्नोलॉजीज को, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें और अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकें। ठीक है जी। और ये ज्यादातर उन रीजन में पॉपुलर है जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा होता है, ताकि ये राउंड क्रॉप प्रोडक्शन हो सके विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी एक्सपेंसेस। ठीक है जी। उसके अलावा अर्बन फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग में भी जो है ये यूज हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है कि एज सिटीज ग्रो एंड स्पेसेस बिकम लिमिटेड, सोलर पावर सोलर पावर्ड ग्रीन हाउसेस ऑफर अ वायबल सॉल्यूशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चर। दे कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफटॉप्स और वेकेंट लॉट्स, यानी खाली लॉट्स पे भी, प्लॉट्स वगैरह पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग फ्रेश प्रोड्यूस while contributing to urban sustainability goals by reducing reliance on non-renewable energy resources। ठीक है जी। तो हमने इसकी अच्छी खासी डिटेल भी देख ली। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं फार्मिंग सिस्टम्स। जो फार्मिंग सिस्टम पाकिस्तान में है, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पाकिस्तान फार्मिंग सिस्टम इज डाइवर्स, characterized by smallholder farms that dominate the landscape. The primary systems include subsistence farming, commercial farming और mixed farming. Subsistence farming क्या होती है? Most farmers grow crops primarily for their own consumption rather than for sale. यानी grow and eat वाला फलसफा चलता है यहाँ पे। This system is prevalent in rural areas where food security is a concern. ठीक है जी। इसके अलावा कमर्शियल फार्म्स, कमर्शियल नाम से पता चल रहा है, लार्जर फार्म फोकस ऑन कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन एंड फ्रूट्स फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके अलावा मिक्स फार्मिंग कंबाइंस द क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग, यानी सिर्फ फसलें नहीं बल्कि एनिमल्स को भी जो है ना वो बड़ा किया जा रहा है। जैसे एनिमल्स को भी बड़ा किया जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है। एग्जाम्पल उसकी हो गई, जैसे वो काव हो गया, पोल्ट्री हो गया, मतलब मीट और मिल्क रिसोर्सेज के लिए लाइफ स्टॉक को पाला जा रहा है। प्रोवाइड्स अ डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज एंड एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी थ्रू मैन्योर एप्लीकेशन, यानी इसमें जो लाइफ स्टॉक का मैन्योर होता है वो भी हम एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इस तरह से होते हैं कि मतलब हमारे पाकिस्तानी पैराडाइम में चैलेंजेस क्या है उसकी बात हो रही है। एक तो वाटर स्कार्सिटी, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दूसरा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। वाटर स्कार्सिटी क्या है भाई? वाटर स्कार्सिटी ये बेसिकली ओवर रिलायंस ऑन इरिगेशन हैज लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और इसकी वजह से जो है ना सिग्निफिकेंट चैलेंज हो रहा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए। उसके अलावा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, फार्मर्स ऑफन फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। मतलब इस वजह से इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होता है कि वो जो उनकी एबिलिटी थी किसी चीज में बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इन्वेस्ट करने की, बेहतर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इन्वेस्ट करने की जो एबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई है, और बहुत मतलब इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो फार्मर को इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट से गुजरना पड़ा। अच्छा जी। तो इसमें करंट मतलब करंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, कुछ उधर भी देख लेते हैं। तो जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। कुछ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मतलब उन्होंने कुछ पॉलिसीज वगैरह की हैं जिससे एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए मतलब उन्होंने सब्सिडीज दी हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं एग्रीकल्चर आउटपुट को एनहांस करने के लिए, जैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स पे इनमें, और जो मतलब
की क्रॉप्स की प्राइसेस हैं उसको कुछ ना कुछ कम किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन हो रही है, यानी फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह में मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, इरिगेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, किस लिए? ताकि यील्ड को इंक्रीज किया जा सके और वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा market integration efforts are being made to integrate farmers into value chains, enabling them to negotiate better prices and access larger markets directly. तो इसका conclusion क्या हुआ? तो the conclusion is as the overall uh, in over in the overall sphere, while Pakistan's farming system is diverse and plays a crucial role in the economy, it faces significant challenges. It faces significant challenges. ठीक है, ये हमने देख लिया. That requires targeted interventions जो हो रहे हैं with ongoing government support and focus on modernization. मतलब जो practices और equipment में modernization आएगी, there is a potential for growth in this important sector, क्योंकि पाकिस्तान एज एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमें इसकी जरूरत है. विद दिस इज मी साइनिंग आउट. इंशाल्लाह आपसे लेक्चर नंबर 5 में मुलाकात होती है. बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा. दिस इज मी साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.